जहानाबाद से सांसद श्री अरुण कुमार जी, राजभाषा विभाग के सचिव श्री प्रभास कुमार झा, एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक श्री के.एम. सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद तथा इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार जी, रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद पांडे जी, सभी कविवर और कवयित्रीगण, वरिष्ठ महानुभाव तथा ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, कार्यक्रम बहुत लंबा चला है और आप सब आए हैं, लाए नहीं गए हैं। और दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में उपस्थिति हो जाए और इतने लंबे समय तक के लिए, तो निश्चित रूप से बात प्रकट होती है कि जो कार्यक्रम है उसको आपने आत्मीयता से स्वीकार किया है। जब अपनत्व होता है, जब किसी के प्रति हमारा अंगाअंगी भाव होता है, हमारी बिलोंगिंग होती है, हमारी ओननेस होती है, तब ये स्थिति बनती है। और इसलिए ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और उज्जवल होना भी चाहिए। अध्यक्ष का काम ज्यादा बोलना नहीं होता और यहाँ ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी मुझे लगती नहीं है। और आपने जो काम मेरे लिए निश्चित किया था वो मैंने कर भी दिया है। लेकिन फिर भी कुछ बातों का मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके चेहरों से लगता है कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। किसी भी राष्ट्र के कुछ मानदंड होते हैं, बिना उसके राष्ट्र पहचाना नहीं जाता। और सबसे पहला मानदंड है राष्ट्र का राष्ट्रध्वज। बिना राष्ट्र ध्वज के राष्ट्र माना नहीं जाता, अस्तित्व में नहीं आता। और इसलिए राष्ट्र ध्वज होना जरूरी है। विश्व के किसी भी आयोजन में आप राष्ट्र ध्वज से ही अपने राष्ट्र को पहचानते हैं। और इसके बाद उस राष्ट्र की आत्मा को प्रकट करने वाला राष्ट्रगान होता है। और इसलिए उस राष्ट्रगान का उद्घोष होता है। हमने इस कार्यक्रम में भी राष्ट्रगान से कार्यक्रम प्रारंभ किया और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बाद तीसरा मानदंड है उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। अगर राष्ट्र की राष्ट्रभाषा नहीं है तो बिना राष्ट्रध्वज के और राष्ट्रगान के जैसे राष्ट्र पंगु है, अधूरा है, डिसेबल्ड है, निशक्त है, विकलांग है। उसी तरह से राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अब मैं आप सबसे पूछूं कि भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इसकी राष्ट्रभाषा क्या है? अब किसी को पूछे इसकी राष्ट्रभाषा क्या है, क्या उत्तर मिलेगा?
अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो राष्ट्र तो विकलांग हो गया, डिसेबल्ड हो गया। और इसलिए राष्ट्रभाषा अगर आपको खोजनी है तो जो आप खोजेंगे, तब फिर आप महात्मा गांधी को समझिए जो राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन। वो फादर ऑफ द नेशन इसलिए हैं कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को जन्म देता है, महात्मा गांधी ने इस राष्ट्र की गुलामी से इस राष्ट्र को मुक्त करा करके इस राष्ट्र का जन्म दिया। और जरा महात्मा गांधी का अध्ययन करोगे तब आपको पता लगेगा कि उनका सपना क्या था। वो राष्ट्रभाषा हिंदी चाहते थे और इसलिए किसी को भी पूछोगे तो राष्ट्रभाषा हिंदी शब्द आएगा। ये 3 प्रमुख मानदंड हैं। अब प्रश्न ये होता है कि अगर राष्ट्रभाषा हिंदी है तो फिर हिंदी की हालत ऐसी क्यों है, ये प्रश्न उठता है। तो 1947 में जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो स्वतंत्रता अधूरी थी, वो स्वतंत्रता पूरी नहीं थी। सिर्फ हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, गद्दी पर बैठने वाले लोग बदले थे, लेकिन राष्ट्र संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। और इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्रांति अधूरी है, इसको पूरा करना है। और इसलिए याद करो, जो देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो बलिदान दे रहे थे, जिनके सपने थे, और किसी को याद नहीं करो तो महात्मा गांधी को याद करो। स्वतंत्रता से उनका मतलब क्या था? सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, हमने आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए थी। हर व्यक्ति के लिए इतना प्राप्त होना चाहिए जितनी उसको आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये प्राथमिक आवश्यकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति की पूरी नहीं होती है, तब तक स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई ऐसा नहीं माना जा सकता। अंग्रेज चले गए, लेकिन अगर लोगों की भूख नहीं मिटी, उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, आर्थिक रूप से अगर उसने स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया, तब स्वतंत्रता पूरी नहीं है। और गुड गवर्नेंस की कोई कितनी भी परिभाषा करे, सबसे पहला मानदंड गुड गवर्नेंस का अगर है तो वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना मिले जितनी उसके जीवन के लिए आवश्यकता है, तब वो गुड गवर्नेंस होगी। और इसलिए वो हमको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। उसके पश्चात हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता चाहिए। जैसे मैं राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा की बात कर रहा था, उसी तरह से किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी कल्चर होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसका कल्चरल हेरिटेज होता है, उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है। और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते, तब तक आप स्वतंत्र हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसलिए हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता चाहिए थी, हमको अपनी कल्चर चाहिए थी। फिर हमको सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए थी। देश जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वर्ग भेद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब एक राष्ट्र के अंग हैं, ये समानता है, ये सामाजिक स्वतंत्रता है। ये चारों की चारों चीजें जब तक प्राप्त नहीं हो जाएंगी, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई ऐसा नहीं माना जा सकता। और इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमको अपनी कल्चर, हाउ टू लिव, हाउ टू लीड लाइफ, कैसे जीवन बिताना, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए भारत को जब आप याद करोगे तो जैसा कि श्लोक में कहा गया है, हिमालयात समारंभा, हिमालय से प्रारंभ होकर यावद हिंदू सरोवरम और हिंदू महासागर तक, तद्देव निर्मितम देशम, ये राष्ट्र की विशेष पहचान है भारत की।
ये भारत राष्ट्र जो है किसी राजा ने नहीं बनाया, जबकि आप विश्व के राष्ट्रों का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो प्रत्येक राष्ट्र का जन्मदाता कोई न कोई राजा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसको राजा ने नहीं बनाया, इसको साधु संतों ने तपस्या करके बनाया है। और इसलिए हिमालयात समारंभ यावद हिंदू सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, और ये हिंदुस्तान कहलाता है। और हिंदुस्तान ही नहीं कहलाता है तो हिंदुस्तान के अंदर उन संतों ने, उन ऋषियों ने तपस्या के माध्यम से, वेदों की रचना के माध्यम से, हरियाणा प्रदेश तो है ही प्रसिद्ध इसलिए कि सरस्वती नदी के किनारे जहाँ पर वेदों की रचना हुई, उस हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ भगवान ने खुद आकर के लोगों ने जीना कैसे चाहिए वो रीति बताई। ये भारतवर्ष की जीवन पद्धति है, भारतवर्ष की संस्कृति है। और इसलिए इसके जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक भारत स्वतंत्र हुआ ऐसा हम नहीं मान सकते। और इसलिए पुनर्जागरण का काल है। देश तो स्वतंत्र हो गया मतलब राजनीतिक परिवर्तन हो गया, लेकिन पुनर्जागरण पूरा नहीं हुआ है। ये रिनासा पीरियड है, ये पुनर्जागरण है। और उस पुनर्जागरण को अगर पूरा करना है तो हिंदुस्तान को बिना हिंदी के आप नहीं पहचान सकते। एक छोटी सी घटना है, अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आकर के ऐसा खड़ा हुआ जो 14 भाषाएं बोलता था, और वो 14 भाषाएं ऐसी बोलता था कि कोई पहचान नहीं सकता था कि इसकी मातृभाषा क्या है। अकबर ने बीरबल को कहा कि बता सकते हो इसकी मातृभाषा क्या है? तो अकबर बीरबल के संवाद में इस तरह की बातें आती थी। बीरबल ने कहा कि नहीं, मैं अभी तो नहीं बता सकता, 24 घंटे का समय चाहिए। चौबीस घंटे में क्या कर लोगे, ये तो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो फिर और क्या करना है कि इसका रिमांड लेंगे हम। रिमांड जानते हो ना, इसको अपनी कस्टडी में रखेंगे 24 घंटे, और 24 घंटे की कस्टडी में रखने के पश्चात फिर हम कल बताएंगे कि इसकी मातृभाषा क्या है। क्या किया उन्होंने, बीरबल ने उसको रखा, अच्छा भोजन करवाया। अच्छा भोजन कराने के बाद जो उसकी इच्छा थी वो उसको खिलाया और सोने को कह दिया, सो गया। जब वो गहरी नींद में था तब बीरबल ने उसके ऊपर गर्म पानी लाके डाल दिया। जब वो गहरी नींद में था, गर्म पानी के कारण जो एकदम से जगा और जिस भाषा में बोला वो उन्होंने नोट कर ली। दूसरे दिन जब सब एकत्रित हुए तब बीरबल ने कहा इसकी मातृभाषा ये है। फिर अकबर ने पूछा कैसे पता लगाया? उसने कहा कि जब ये सो रहा था मैंने गर्म पानी डाला, और आदमी जब अचानक अनायास जब बोलता है, जिसको आप आत्मा की आवाज़ कहते हैं, वो आत्मा की आवाज़ उसकी भाषा में ही आती है। तो भारत की आत्मा आप पहचानना चाहते हो और हिंदी का तिरस्कार करके, ये संभव नहीं है। हिंदी और हिंदुस्तान ये दोनों पर्यायवाची हैं। बिना हिंदी के हिंदुस्तान को नहीं जान सकते। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो, वैसे ही आप हिंदुस्तान को जानना चाहते हो तो आप हिंदी को जानो। और इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये अभियान नहीं है, ये आवश्यकता है। अभियान तो अल्पजीवी होता है, चलता है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। ये हिंदी का अभियान नहीं है, ये आवश्यकता है। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राजभाषा समिति और ये राज्य की भाषा ये कैसे आ गया? तो उसका एक कारण है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपता नहीं है। ये भारतवर्ष ये सहिष्णु देश है, ये सबके साथ एडजस्ट करता है, सबको अपने अंदर ले लेता है। यहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर मुगल आए, यहाँ पर पठान आए,
उन्होंने अपनी भाषा हमारे ऊपर थोपी, हम उनको आत्मसात नहीं कर पाए। लेकिन मुगल, पठान, अंग्रेज तो बाद में आए, इसके पहले शक, हूण और कुषाण भी आए थे। लेकिन शक, हूण और कुषाण आए, वो सब हमने आत्मसात कर लिए, सबको संभाल लिया हमने। लेकिन इसने देश की गुलामी के कारण भारतवर्ष का जो एक बड़ा हाजमा था वो समाप्त हो गया, और इसलिए हम इनको नहीं संभाल पाए। आज भारतवर्ष वो कोशिश कर रहा है कि हम सबको संभालें, भारतवर्ष वो कोशिश कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत एक ऐसा सहिष्णु देश है जिसने कभी किसी के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं। मैं आप सबको एक प्रश्न करता हूं कि पूरे भारत के इतिहास में आप कहीं भी ऐसा बता सकते हो कि भारत ने किसी देश के ऊपर आक्रमण किया हो? पूरे विश्व के इतिहास में भारतवर्ष ने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अगर 1971 में युद्ध भी हुआ, बांग्लादेश भी बना, तो भारतवर्ष ने वो ही किया जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को जीतने के बाद किया। विभीषण को राजा बना दिया। आप 1971 में चाहते तो बांग्लादेश को अपने अंदर ले सकते थे, क्योंकि युद्ध तो आपने जीता था, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व के इतिहास में आप देख लीजिए, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जब भारतवर्ष ने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो। ये इतना सहिष्णु देश है, सबको समान मानता है, सबको आत्मसात करना चाहता है। और इसलिए भारतवर्ष ने सोचा है कि अपने देश में अगर अलग अलग भाषाओं के आधार पर अगर राज्य है, तो राज्य की रचना जो है भाषाओं के आधार पर हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य अगर बना दिए तो भारत के वो अंग नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और इसलिए इन सब के ऊपर कोई मुकुट के रूप में अगर कोई है तो वो हिंदी है। और अलग अलग राज्य अगर ये सोचते हैं कि हम अपनी भाषा के आधार पर अगर राज्य बने हैं तो हिंदी को तिरस्कृत करेंगे, तो ये वही कर रहे हैं जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 राजाओं को कहा था कि अंग्रेज अब चले गए, आप अपने अपने राज्य का विलय राष्ट्र में कर दीजिए। उस समय भी कुछ राज्य ऐसे थे जो ना नुकुर कर रहे थे, वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे। 2-3 अन्य राज्य तो थे ही, कश्मीर भी था, इसलिए कश्मीर की समस्या निर्माण हो गई। तो इसलिए भाषा के आधार पर अगर राज्य की रचना हुई है तो ये भारतवर्ष की सहिष्णुता का प्रतीक है। आप अपने राज्य के अंदर अपनी भाषा के आधार पर काम करिए, वो आपकी राजभाषा है, लेकिन आप इस राष्ट्र के अंग हैं, और इस राष्ट्र के अंग होने के नाते जो राष्ट्र ध्वज का महत्व है, जो राष्ट्रगान का महत्व है, वही महत्व राष्ट्रभाषा का है। और राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी। ये हम नहीं कह रहे, महात्मा गांधी कह रहे हैं, जिनके कारण आपको स्वतंत्रता मिली है। तब फिर हम क्यों दयनीय स्थिति में आए? और इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है और इसको लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, तो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर इसलिए बना था कि मैं एक स्कूल के अंदर शिक्षक था और मेरे मार्गदर्शकों ने ये कहा कि आपको कॉलेज में आना है तो अंग्रेजी में एमए करने से आप कॉलेज में जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में प्रोफेसर कम है। इसलिए मैंने अंग्रेजी पढ़ाई करके और इंग्लिश लिटरेचर पास किया, और इसलिए अंग्रेजी मेरी रोटी रोजी की भाषा है। वो राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है, वो हमारी आत्मा की भाषा नहीं है। और आज के भी आपके कार्यक्रम में जो मैं उपस्थित हुआ हूँ, आज ने कहीं कहीं विज्ञापन में आपने देखा होगा कि हरियाणा राज्य का हरियाणा प्रवासी सम्मेलन 10 और 11 को है, और आज 10 तारीख को 6 बजे गुरुग्राम के अंदर, इसे आप गुड़गांव कहते थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह किया था कि आप उसमें आइए। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए विश्व हिंदी दिवस ये महत्वपूर्ण है, पहले मैं वहाँ
इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता का मतलब समझें, राष्ट्रभाषा का मतलब समझें, इस भारत को जानें, और जो भारत को नहीं जानता उसको मैथिली शरण गुप्त के बारे के शब्दों में कहेंगे, जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है। आगे का वाक्य बड़ा गड़बड़ है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु समान है। नर पशु समान और क्या मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु और मृतक समान है। और इस भाव को लाने की जरूरत है। और 21वीं शताब्दी में जो भारत की डेस्टिनी है, जो भारत की नियति है, उस नीति को पूरा करने के लिए हिंदी को फिर से उपयुक्त स्थान पर सिंहासन पर स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा विश्व हिंदी परिषद से, इसके कार्यकर्ताओं से, कि आप सब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, सरकार भी आपके साथ है, और इस यज्ञ को पूरा करिए और देश को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।